नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर बैठक में आज शामिल होंगे। श्री मोदी संगठन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रक्षा सहयोग और सैन्य आपूर्ति पर विचार विमर्श करेंगे। असम में जनजातीय लोगों और चाय बागान श्रमिकों के दशकों पुराने संकट के समाधान के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सभी सीमा और विद्रोही गुट संबंधी विवादों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया। तेलंगाना में अब तक 1 करोड़ मतदाताओं ने स्वेच्छा से मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार संख्या को जोड़ा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को गिरफ्तार किया। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने नागोर्नो काराबाख पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच घोषित युद्ध विराम का स्वागत किया। डेनिस कप टेनिस वर्ल्ड ग्रुप 1 में आज भारत का मुकाबला नॉर्वे से होगा और इंग्लैंड ने भारत के साथ T20 महिला क्रिकेट श्रृंखला 2-1 से जीती। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शंघाई सहयोग संगठन परिषद की बैठक के अवसर पर श्री मोदी परस्पर हित के मुद्दों पर विश्व के कई नेताओं से अनौपचारिक बैठक करेंगे। सम्मेलन के बाद वे रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। एससीओ शिखर सम्मेलन में समसामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा संगठन में सुधार और विस्तार, सुरक्षा की स्थिति, क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ भारत के सहयोग, संपर्क को मजबूत बनाने और क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। शिखर सम्मेलन का समापन समरकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ होगा। बैठक के दौरान कई अन्य दस्तावेजों का भी अनुमोदन होने की उम्मीद है। एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना के अध्यक्ष के तौर पर भारत अन्य एससीओ राष्ट्रों के साथ आतंकवाद रोधी सहयोग को बढ़ावा देने का इच्छुक है। शंघाई सहयोग संगठन में फिलहाल 8 पूर्णकालिक सदस्य राष्ट्र हैं। अनेक समान विचारधारा वाले देशों ने एससीओ में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिए जाने की उम्मीद है, जबकि बेलारूस की उम्मीदवारी पर औपचारिक रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद भारत एससीओ की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत सितंबर 2023 तक समूह की अध्यक्षता करेगा। अगले साल भारत एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भूपेंद्र के साथ मैं दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत में रूस के राजदूत डेनिस सेलिपोव ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रक्षा सहयोग और सैन्य आपूर्ति पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ भी बैठक करेंगे। असम में जनजातीय लोगों और चाय बागान के कामगारों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र, असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में समझौता बैठक की अध्यक्षता की। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम उत्तर पूर्व में शांति प्रस्तावित करना है। इसमें बड़ा मील का पत्थर हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं। असम के आदिवासी समूह के लगभग 1100 के आसपास जवान हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सभी सीमाओं संबंधी और सशस्त्र गुटों से जुड़े विवाद 2024 तक हल करने के लिए
वो प्रतिबद्ध हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये समझौता हिंसा का रास्ता छोड़ने वाले लोगों को सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकार उपलब्ध कराएगा। मेरा मानना है कि इस एग्रीमेंट का जरिए हमारा आदिवासी जनगोष्ठियों का लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, अर्थनैतिक विकास का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा और साथ साथ में एक पॉलिटिकल जो अधिकार चाहिए, राजनीतिक अधिकार, वो भी उन लोग को मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को गिरफ्तार किया है। गांगुली पर विभिन्न स्कूलों में ग्रुप सी के कर्मियों के पद पर अयोग्य और चयनित सूची से बाहर के उम्मीदवारों की अवैध भर्ती घोटाले में शामिल होने का आरोप है। गांगुली को आज कोलकाता के अलीपुर में विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के प्रत्येक अध्याय से प्रबंधन की दूरदृष्टि मिलती है। कल मुंबई भाजपा के एक आयोजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुस्तक का उपयोग प्रबंधन की पाठ्य पुस्तक के तौर पर किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि सहज विकसित और देश के प्रति समर्पित नेता किस तरह समाज में व्यापक बदलाव ला सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नबन्ना चलो अभियान के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने घटनास्थल का दौरा करने के लिए पार्टी की 5 सदस्यीय समिति गठित की है। इसमें भाजपा सांसद बृजलाल और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शामिल हैं। समिति जानकारी एकत्र कर अपनी रिपोर्ट श्री नड्डा को सौंपेगी। पार्टी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आधिकारिक वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर जाकर ये परिणाम देखे जा सकते हैं। ये परीक्षा देश के 259 और विदेश के 10 शहरों में 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच संचालित की गई। तेलंगाना में 1 करोड़ मतदाताओं ने अपने मतदाता पहचान पत्र आधार नंबर से जोड़ लिए हैं। देश में मतदाता पहचान पत्र स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर से जोड़ने वाले मतदाताओं की संख्या तेलंगाना में सबसे अधिक है। तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज ने बताया कि ये प्रक्रिया इस वर्ष 1 अगस्त से शुरू हुई थी और राज्य के सभी 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री राज ने कहा कि स्व सहायता समूहों ने 40 लाख मतदाताओं को आधार संख्या से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। जागृति का कहना है कि शिकायत दर्ज करना हुआ ज्यादा सुविधाजनक। ग्राहक अपनी सुविधानुसार किसी भी जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। प्रभात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में शामिल होंगे। श्री मोदी संगठन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रक्षा सहयोग और सैन्य आपूर्ति पर विचार विमर्श करेंगे। असम में जनजातीय लोगों और चाय बागान श्रमिकों के दशकों पुराने संकट के समाधान के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सभी सीमा संबंधी और विद्रोही गुटों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम कर दिया है घोषित।
तेलंगाना में अब तक 1 करोड़ मतदाताओं ने स्वेच्छा से मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार संख्या को जोड़ा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमोय गांगुली को गिरफ्तार किया। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने नागोर्नो काराबाख पर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच घोषित युद्ध विराम का स्वागत किया है। और डेविस कप टेनिस वर्ल्ड ग्रुप 1 में आज भारत का मुकाबला नॉर्वे से और इंग्लैंड ने भारत के साथ T20 महिला क्रिकेट श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता परियोजना के अंतर्गत कल मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ेंगे। बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की ये विश्व की पहली परियोजना है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इन चीतों को एक समझौता ज्ञापन के तहत नामीबिया से लाया गया है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के श्योपुर में कराहल में स्व सहायता समूह के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के हजारों स्व सहायता समूह सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्योपुर से प्रदेश में कौशल केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो चीते को तो बाड़े में छोड़ेंगे, लेकिन चीते के अलावा 5 स्किल कैंप भी बना रहे हैं, जो एक हम यहाँ बनाएंगे, जिसमें यहाँ रोजगार के लिए जितनी ट्रेनिंग जरूरी है गाइड की और बाकी चीजों की, वो ट्रेनिंग भी देंगे ताकि रोजगार आसपास के भाई बहनों को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के 14 विभागों द्वारा संचालित सभी 33 योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह विशेष अभियान लगातार 45 दिन तक चलेगा और इसका समापन 31 अक्टूबर को होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। चीता परियोजना के प्रमुख और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉक्टर एसपी यादव ने आकाशवाणी को बताया कि चीता को बनाए रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। पहली बार जब इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया कि अब स्पीसीज को विलुप्त घोषित किया जाए। तो 75 साल से अधिक समय हो चुका है, चीता हमारे देश से विलुप्त है और ये चूंकि एकमात्र ऐसा कार्निवोर बड़ा मैमल है जो विलुप्त हुआ है, तो ये हमारी मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इसे वापस स्थापित करें। तो चीता शब्द जो है ये संस्कृत के चित्रक शब्द से निकला। चित्रक का मतलब स्पॉटेड होता है और चीता जो ये संस्कृत का शब्द है, इसका कोई इंग्लिश में दूसरा नाम नहीं है। पूरे विश्व में चीता के नाम से जाना जाता है। ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, जिसको वापस लाना, हमारे देश में पुनर्स्थापित करना, ये हमारी जिम्मेदारी थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में आम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन करेंगे। ये पुस्तक डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन, उनके कार्यों और उपलब्धियों के अलावा उनके आदर्शों और नए भारत की विकास यात्रा के बीच समरूपता को दर्शाती है। पुस्तक के 12 अध्यायों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता, स्त्री पुरुष समानता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये पुस्तक न सिर्फ भारत के प्रति डॉक्टर आम्बेडकर का दृष्टिकोण पेश करती है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की कई उपलब्धियां भी रेखांकित करती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारतीय कंपनियों ने इस वर्ष मार्च तक कंपनी सामाजिक दायित्व पर 10 खरब रुपए से अधिक व्यय किए हैं। नई दिल्ली में कल वर्ष का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में सामाजिक उद्यमियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के प्रति सक्रिय योगदान किया है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर में 1128 करोड़ रुपए की लागत की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कल हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय में ऑपरेशन पोलो प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने तत्कालीन हैदराबाद की जनता को आजाद करने के लिए मात्र 5 दिन में निजाम के दमनकारी शासन का अंत किया था। तेलंगाना सरकार आज से 3 दिन तक तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस की हीरक जयंती मना रही है। गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना मुक्ति दिवस के 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह का कल उद्घाटन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने 2 दिन की हिंसा के बाद आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच घोषित युद्ध विराम का स्वागत किया है। ये संघर्ष नागोर्नो काराबाख क्षेत्र से जुड़ा है। इस संघर्ष में 170 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और इसके लिए दोनों देशों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने ट्वीट में कहा है कि अमेरिका युद्ध विराम का स्वागत करता है और वो इस संघर्ष विराम को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के साथ काम करता रहेगा। अब खेल समाचारों के साथ हैं विशाल शर्मा। इंग्लैंड ने भारत के साथ T20 महिला क्रिकेट श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। कल ब्रिस्टल में तीसरे और अंतिम मैच में उसने भारत को 7 विकेट से हराया और 123 रन का लक्ष्य 18 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। सोफिया डंकली ने सर्वाधिक 49 रन बनाए जबकि एलिस कैप्सी 38 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। भारत की ओर से स्नेह राणा और पूजा वस्त्रकर ने एक विकेट लिया। सोफिया डंकली प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई। दोनों टीमों के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला रविवार से खेली जाएगी। उधर सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। निशा दहिया अपना कांस्य पदक मुकाबला हार गईं जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में 4 में से 3 पहलवान पदक की होड़ से बाहर हो गए। भारतीय पहलवानों में केवल नवीन मलिक रेपेचेज राउंड में पदक की होड़ में बने हुए हैं। डेविस कप टेनिस वर्ल्ड कप ग्रुप 1 में आज भारत का मुकाबला नॉर्वे से होगा। पुरुष सिंगल्स के लिए भारतीय दल में रामकुमार रामानाथन, यूकी भांबरी, प्रजनेश गुणेश्वरन और सुमित नांगल हैं। डेविस कप 2022 के विश्व ग्रुप 1 में भारत और नॉर्वे सहित 24 देश मुकाबला करेंगे। 12 विजेता टीमें अगले वर्ष होने वाले क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचेंगी। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत अब सुनिए स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर एक परिचर्चा। प्रतिभागी हैं महिलाओं से संबंधित मुद्दों की विशेषज्ञ प्रोफेसर सुशीला रामासामी, पवन कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय इन दिनों एक विशेष अभियान चला रहा है। 15 दिन के इस अभियान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ा जा रहा है। प्रोफेसर सुशीला, आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों को आजीविका मुहैया करवाने में और उन परिवारों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो इन दिनों ये अभियान चल रहा है कि ऐसी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए, किस तरह से ये अभियान महत्वपूर्ण है? देखिए, ये जो अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, मेरे हिसाब से ये बहुत सही कदम उठाया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर दुनिया में तरक्की लाना है तो औरतों का जो भागीदारी, जब तक वो शामिल नहीं होंगे पूरी तरह, समाज में जो बदलाव हम लोग चाहते हैं वो एक तरह अधूरी रहेगी। तो जब से हम स्वाधीन हुए हैं, सरकारें जो है इस पे जरूर ध्यान दिया गया है कि किस तरह महिलाओं को एक तो अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए और हमारी संविधान ने ये दिया भी है। और समय समय पे कार्यक्रम भी चलाया गया है, पॉलिसी मेकिंग भी रहा कि औरतों को किस तरह समाज का जो उधार और विकास का जो भागीदारी कैसे उनको दिया जाएगा। और खासकर ये जो सरकार है, देखिए प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप बेटी को पढ़ाओगे तो पूरा समाज का, पूरा परिवार जो है उसका उद्धार होता है। तो शुरू से ही सरकार और नरेंद्र मोदी जी का जो एक प्रयास यही रहा है कि लड़कियों को, औरतों को समान रूप और समान मौका भी मिलना चाहिए। तो इस तरह ये जो योजना, ये बहुत अच्छी बात है। पहले जो है 33% रिजर्वेशन है ग्राम पंचायत, और आप पढ़ेंगे कि जब महिला को अगर आप मौका देंगे कि आप शामिल हो, आप अपनी विषय पे बोलें, तो बहुत फर्क आ जाता है। पवन जी, सरकार का बल इस बात पर है कि
जो स्वयं सहायता समूह हैं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ऋण मुहैया करवाया जाए। और हमने देखा भी है कि बीते वर्षों में सरकार ने देश में जो गांवों में स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं उन्हें ऋण मुहैया करवाया है और पिछले साल ही स्वयं सहायता समूहों के लिए बिना गारंटी के लोन की सीमा को दोगुना करते हुए इसे 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अगर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जो पहले पैसा जुटाने की जद्दोजहद थी, किस तरह से इस तरह की ऋण की योजनाओं से इन स्वयं सहायता समूहों को मदद मिलती है? सरकार की ऋण सीमा बढ़ने के बाद एक तो ये हुआ है कि जो जरूरत है, जितना जरूरत है पूरा पैसा महिलाओं को, उस ग्रुप के मेंबर्स को मिल जाता है। उससे कि ज्यादातर ग्रुप की महिलाओं की जो भी जरूरत है वो पूरी हो जाती है। और तीसरा ये फायदा हुआ कि महिलाएं जो है छोटे कारोबार की बजाय बड़े कारोबार की तरफ देखने लगी हैं, जो कि जिसमें काफी खर्चा होता है। छोटी कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगानी है या कोई छोटा डेयरी महिलाओं ने चलाना है या कोई दुकान गांव में खोलनी है या कोई जैसे माइनर बैम्बू के फर्नीचर के छोटे काम करने हैं, तो पैसा मिलने से ज्यादा मिलने से ये फायदा हुआ है कि ज्यादातर महिलाएं एक बहुत बड़ा काम अपने आप समूह में कर सकती है और समूह मिलके भी एक अपना छोटा रोजगार शुरू कर सकता है। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ की श्रृंखला में आज हम आपके लिए भारत में दूरसंचार क्रांति की कहानी लेकर आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र ने भारत के विकास में काफी मदद की है और इसे तीसरी दुनिया के गरीब देश से भविष्य की वैश्विक शक्ति में बदल दिया है। दूरसंचार क्रांति ने देश को 21वीं सदी के आधुनिक भारत और 5G नेटवर्क के दायरे तक पहुंचा दिया है। दूरसंचार क्षेत्र लाखों नौकरियों, बढ़ती आय और वैश्विक संपर्क के लिए आधार प्रदान करता है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को 1990 के दशक में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने से लेकर दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए सक्षम करने के साथ साथ किसानों के जीवन को बदलने और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी व्यवस्था बनाने से पूरे देश में दूरसंचार के असर को देखा जा सकता है। दूरसंचार विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए की गई थी। वर्ष 1986 में MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के कार्य के लिए स्थापित किया गया था। सरकार की वर्ष 1991 की उदारीकरण नीति के हिस्से के रूप में दूरसंचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खोल दिया गया था। वर्ष 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का गठन किया गया था, जबकि नई दूरसंचार नीति की घोषणा वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। वर्ष 2000 में दूरसंचार विभाग की सेवा शाखा का निगमीकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड कर दिया गया। मोबाइल सेवाएं 2G सेलुलर नेटवर्क के साथ शुरू हुई और तेजी से 3G और 4G तक पहुंच गईं। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार पुरवार ने कहा है कि दूरसंचार ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग किया है और ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो डेवलपमेंट जो 1990 किया कि नंबर ऑफ ऑपरेटर्स उसके बाद बढ़ने शुरू हुए, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा और टेली डेंसिटी जो बहुत कम होती थी वो आज की तारीख में बहुत तेजी से बढ़ी। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो पहला लोगों की जिंदगी में जो बदलाव आया वो बदलाव था कि पहले मोबाइल अमीरी की निशानी हुआ करती थी, अब लोगों की जरूरत हो गई। एंड BSNL has always played the role of one very important aspect. We never look that our services should be restricted only to the affluent or urban centers. We always reach to the masses, the rural sectors. So we will continue to see that the benefit of technology should not remain only few parts of the country, but it reaches to masses and all parts of the country. वर्ष 2008 में MTNL ने भारत में पहली 3G दूरसंचार सेवाएं शुरू की। 2G सेवा ने डिजिटल फोन कॉल और संदेश भेजने की सुविधा दी, वहीं 3G सेवा ने मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट डेटा कनेक्टिविटी की सुविधा शुरू की। इससे मोबाइल इंटरनेट उपलब्धता के साथ साथ फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज की सुविधा भी शुरू हुई। वर्ष 2012 में 4G सेवा ने देश में तीव्र गति के इंटरनेट डेटा की शुरुआत की और डेटा डाउनलोड करने के लिए होने वाले विलंब को कम कर दिया। इससे मोबाइल फोन पर ऑनलाइन वीडियो देखने की सुविधा संभव हो सकी। भारत अब
तीव्र गति के मोबाइल इंटरनेट और डेटा डाउनलोड की प्रतीक्षा समय को और कम करने के लिए 5G सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5G सेवा से ई स्वास्थ्य, कनेक्टेड वाहन, आर्थिक, इमर्सिव, ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स अनुभव, जीवन रक्षक उपयोग के मामले और उन्नत मोबाइल क्लाउड गेमिंग जैसे अन्य समाधानों की सुविधा प्रदान करेगी। देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर काम कर रहा है। 5G टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने और उस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। 5G सेवा टेलीमेडिसिन के माध्यम से डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और सुलभ तथा किफायती ई स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देगी। दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2024 के अंत तक ऑप्टिकल फाइबर द्वारा 100% ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से उच्च गति के इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कल से लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जल भराव की वजह से कानपुर और लखनऊ में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देर रात लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी किया कि भारी जलभराव और बारिश की वजह से लखनऊ में 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जैकब ने भी जलभराव और बारिश से जुड़ी किसी भी दुर्घटना के सिलसिले में टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जहां लोग इसकी जानकारी दे सकते हैं और मदद मांग सकते हैं। लगभग सभी जिलों में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है। हालांकि किसान इस बारिश से बेहद प्रसन्न हैं, जिनकी फसलों को इससे काफी फायदा होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुनीश, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी हाँ विमलेंदु जी, आज के समाचार पत्र देखें तो उनमें छाई हुई है समरकंद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन बैठक की खबरें। जनसत्ता की सुर्खी है मोदी, चिनफिंग और पुतिन के साथ समरकंद के मंच पर दिखेंगे। 2019 के बाद संगठन का पहला प्रत्यक्ष शिखर सम्मेलन। हिंदुस्तान का कहना है स्थानीय मुद्रा में व्यापार का रास्ता तलाशेगा शंघाई सहयोग संगठन। दैनिक भास्कर लिखता है पुतिन से आज मिलेंगे मोदी, सस्ते तेल के आयात का बनेगा रिकॉर्ड। दूसरी तिमाही में कच्चे तेल का आयात 1,176% बढ़ा, डिस्काउंट से 3,500 करोड़ रुपए का फायदा। लखीमपुर खीरी में 2 बहनों की दुष्कर्म के बाद हत्या में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर अखबारों के पहले पन्नों पर है। राजस्थान पत्रिका ने उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को अहमियत दी है। स्कूलों को यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार। यूक्रेन से लौटे मेडिकल विद्यार्थियों को देश विश्वविद्यालयों में दाखिले के मामले पर उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के बयान पर अमर उजाला कहता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के अनुसार यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल विद्यार्थियों को भारतीय विश्वविद्यालयों में समायोजित नहीं किया जा सकता। पहल शीर्षक दिया है हिंदुस्तान ने और लिखा है अजन्मी बेटियों का पितृपक्ष में तर्पण करेंगी कानपुर की महिलाएं। भ्रूण हत्या के खिलाफ 18 सितंबर को शरशैया घाट पर महिलाएं तर्पण करेंगी। युग ददीची देहदान संस्था ने की है ये सांकेतिक पहल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर बैठक में शामिल होंगे। श्री मोदी संगठन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रक्षा सहयोग और सैन्य आपूर्ति पर विचार विमर्श करेंगे। असम में जनजातीय लोगों और चाय बागान श्रमिकों के दशकों पुराने संकट के समाधान के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सभी सीमा और विद्रोही गुट संबंधी विवादों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया।
तेलंगाना में अब तक 1 करोड़ मतदाताओं ने स्वेच्छा से मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार संख्या को जोड़ा और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।